हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। चलिए देखिए फ्रेंड, आज हम लोग पढ़ेंगे जल के बारे में। जल क्या है, जल किसे कहते हैं और जल से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं। देखिए, जल एक अत्यावश्यक पोषक तत्व है। जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन के बाद जल का ही महत्व है। तो दोस्तों, जो जल है वह एक अति आवश्यक पोषक तत्व है। हमें जीवित रहने के लिए, हर एक प्राणी को जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन के बाद जल का ही महत्व है। भोजन के बिना मनुष्य अपेक्षाकृत अधिक समय तक जीवित रह सकता है। देखिए फ्रेंड, भोजन अगर व्यक्ति नहीं लेता है तभी भी वह 2-4 दिन तक वह जीवित रह सकता है, लेकिन जल के बिना वह क्या होता है, अधिक दिन तक जीवित नहीं रहता है। जीवन को बनाए रखने के लिए जल की आवश्यकता के विषय में जीवन को बनाए रखने के लिए जल की आवश्यकता के विषय में रबनर नामक जर्मन शरीर विज्ञानवेत्ता ने ज्ञात किया है कि भूख की स्थिति में जो प्राणी है, शरीर की समस्त वसा एवं ग्लाइकोजन तथा लगभग 56% प्रोटीन का क्षय होने के पश्चात भी जीवित रह सकता है, लेकिन शरीर में उपस्थित जलांश का 26% का भी क्षय हो जाने का दुष्परिणाम मौत होता है। देखिए, शरीर भार का लगभग 50 से 70% जल से ही निर्मित होता है। तो दोस्तों, जो शरीर का भार है वह लगभग 50 से 70% जल से ही निर्मित होता है। शिशुओं और बालकों के शरीर में, शिशुओं और जो बालकों होता है उनके शरीर में, और जो व्यक्ति नौजवान होते हैं उनकी अपेक्षा क्या होता है, जल का प्रतिशत अधिक होता है। मोटे व्यक्तियों की अपेक्षा पतले व्यक्ति में जल का प्रतिशत अधिक होता है। अगर जो व्यक्ति मोटे होते हैं उनके शरीर में जो होता है जल की मात्रा कम होती है, और जो पतले व्यक्ति होते हैं उनमें जल की मात्रा बहुत अधिक होती है। आयु की वृद्धि के साथ साथ तथा शरीर में वसा की मात्रा की वृद्धि के साथ साथ शरीर के जलांश का प्रतिशत भी घटता जाता है। सामान्यतः जो व्यक्ति होते हैं उनके शरीर में, उनका शरीर का जो 65% भाग क्या होता है, जल ही होता है। अगला है, जल H2 एवं O2 हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के रासायनिक संयोग से बनता है। जल किससे बनता है, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन के रासायनिक संयोग से बनता है। इसका सूत्र H2O है। यह एक अकार्बनिक यौगिक है। और देखिए फ्रेंड, जल का शारीरिक वितरण देखिए इसके बारे में। हमारे कुल शरीर भार का जो 60 से 70% भाग जल होता है। तंतुओं में पानी की मात्रा 60 से 70% तक होती है। अस्थियों एवं दांतों में भी 20% जल उपस्थित रहता है। शरीर में जल सभी कोशिकाओं में विद्यमान रहता है। तो दोस्तों, जो शरीर में जल की मात्रा होती है वह क्या होती है, कोशिकाओं में विद्यमान होती है, लेकिन उनका प्रतिशत जो है शरीर के विभिन्न अंगों में भिन्न भिन्न होता है। तो दोस्तों, जो उनका प्रतिशत शरीर के विभिन्न अंगों में होता है वह भिन्न भिन्न तरीक़ों से होता जाता है। शरीर में उपस्थित जल का जो विभाजन निम्न प्रकार से होता है। तो दोस्तों देखिए, 50% जल अंतःकोशिका द्रव्य में होता है, 17% जल बाह्यकोशिका द्रव्य में होता है, 4% जल रक्त प्लाज्मा में होता है, 7% जल की मात्रा लसिका द्रव्य में होता है, 6% जल की मात्रा ऊतक द्रव्य में होता है। देखिए, उपयुक्त जल विभाजन एक स्वस्थ 70 किग्रा वजन वाले व्यक्ति के शरीर में होता है। तो दोस्तों, उपयुक्त जल विभाजन एक स्वस्थ मनुष्य जो होता है उसका 70 किग्रा वजन वाले व्यक्ति के शरीर में ही होता है। शिशुओं के शरीर में पानी की मात्रा बड़ों की अपेक्षा अधिक होती है। तो फ्रेंड, जो छोटा बच्चा होता है, यानी शिशुओं के शरीर में क्या होता है, जो पानी की मात्रा होती है वह
मनुष्य की अपेक्षा क्या होती है, बड़ी अधिक होती हैं। शिशुओं में 70 से 75% तक पानी होता है। मोटे व्यक्तियों की अपेक्षा दुबले पतले व्यक्तियों में पानी की मात्रा अधिक होती है। तो दोस्तों जो दुबले पतले व्यक्ति होते हैं उनमें जो पानी की मात्रा होती है फ्रेंड, वो क्या होती है, वह उनमें अधिक होती है। और जो मोटे व्यक्ति होते हैं उनमें पानी की मात्रा क्या होता है, कम होता है। पुरुषों में स्त्रियों की अपेक्षा जल अधिक होता है। तो दोस्तों जो पुरुष होते हैं उनमें स्त्रियों की अपेक्षा उनके शरीर में जल की मात्रा क्या होती है, अधिक होती है। उम्र बढ़ने के साथ साथ शरीर में पानी की मात्रा क्या होती है, घटती जाती है। फ्रेंड अगर उम्र बढ़ता जाता है तो क्या होता है, शरीर में पानी की जो मात्रा होती है वह घटती जाती है और वसा का संग्रह होता जाता है। सामान्यतः एक स्वस्थ प्रौढ़ व्यक्ति के शरीर में जिसका शरीर भार 70 kg है 49 लीटर विद्यमान रहता है। उनमें क्या होता है, 70 kg जिस मनुष्य का भार क्या 70 kg है उनमें 49 लीटर जल की मात्रा क्या होती है, विद्यमान रहता है। अगर जो शरीर में जब जल की प्राप्ति के साधन जो हैं उनके बारे में देखते हैं। शरीर को जल मुख्यतः 3 स्रोतों से प्राप्त होता है। तो दोस्तों देखिए, पहला है तरल भोज्य पदार्थ। इनसे क्या होता है, चाय, दूध, छाछ, सब्जियों के सूप, चावल का पानी, फलों का रस, लस्सी, शरबत, शिकंजी, दाल का पानी, कॉफ़ी, नारियल का पानी, कार्बोनेट पेय पदार्थ, लिम्का, कोको कोला, थम्सअप आदि जो होते हैं माध्यम से क्या होते हैं, शरीर को जल प्राप्त होता है। अगला है ठोस भोज्य पदार्थ। तो दोस्तों जो ठोस भोज्य पदार्थ होते हैं उनमें देखिए भोज्य पदार्थों में भी जल की मात्रा पाई जाती है। जैसे अंडे में 75% जल, सब्जियों में 75 से 85%, अनाज में, तो दोस्तों देखिए जैसे अंडे में 75% और फल सब्जियों में 75 से 85%, अनाज में कितने मिलते हैं, अनाज में देखिए 8 से 20% मिलते हैं। जल की मात्रा अनाज में 8 से 20% मिलते हैं। अगला है ऑक्सीकरण की क्रिया से शरीर में कार्बोज, वसा एवं प्रोटीन के ऑक्सीकरण के द्वारा शरीर में जल उत्पन्न होता है। तो दोस्तों जो होता है उनमें ऑक्सीकरण के द्वारा शरीर में जल उत्पन्न होता है। भोजन के पाचन व अवशोषण के बाद जब कुछ मात्रा उत्पन्न होती है, शरीर चयापचय की जो ऑक्सीकरण क्रिया होती है उससे भी जल प्राप्त होता है। यह चयापचय जल कहलाता है। एक स्वस्थ व्यक्ति प्रतिदिन अपने शरीर की चयापचय क्रियाओं से 300 से 400 ग्राम पानी प्राप्त करता है। 1 ग्राम कार्बोज के ऑक्सीकरण, 1 ग्राम वसा के ऑक्सीकरण, 1 ग्राम प्रोटीन के ऑक्सीकरण, और क्या होता है 1 ग्राम कार्बोज के ऑक्सीकरण में क्या होता है 0.6 ग्राम पानी होता है। 1 ग्राम वसा के ऑक्सीकरण 1.07 ग्राम पानी होता है। 1 ग्राम प्रोटीन के ऑक्सीकरण 41.1 ग्राम पानी होता है। देखिए एक व्यक्ति रोज 275 ग्राम कार्बोज, 90 ग्राम वसा तथा 75 ग्राम प्रोटीन लेता है। कार्बोज 275 गुणे 0.6 बराबर 165.0 ग्राम पानी मिलता है। और वसा जो है उनमें 90 गुणे 1.07 बराबर 96.3 ग्राम पानी मिलता है। और जो प्रोटीन है, प्रोटीन कितनी मिलती है तो उतना उसके प्रतिशत जल मिलता है। 75 गुणे 0.41 बराबर 30.8 ग्राम पानी होता है। कुल देखिए सबका बराबर क्या होता है, कुल में कितना होता है 200
92.1 ग्राम पानी होता है। इस प्रकार शरीर में भोज्य पदार्थों के ऑक्सीकरण से उत्पन्न जल की मात्रा शरीर द्वारा ग्रहण किए गए भोजन में उपस्थित कार्बोज, वसा एवं प्रोटीन की मात्रा पर निर्भर करता है। सामान्य रूप से उपयुक्त किए जाने वाले भोज्य पदार्थों में जल का प्रतिशत कितना होता है? देखिए इधर एक तरफ नाम दिया है और एक तरफ जो है जल का प्रतिशत दिया है। तो देखिए मक्खन में क्या होता है? मक्खन में 16% जल मिलता है। अनाज में 8 से 20% जल मिलता है। बिस्कुट में 27% मिलता है और डबल रोटी में 36% और मांस में 55% जल की मात्रा होती है। और देखिए केला में क्या होता है, कितना मिलता है? 76 मिलता है। जो केला होता है उसमें 76% जल की मात्रा होती है। अंडे में कितना होता है? 75% होता है। आलू में 80%, सेब में 85%, दूध में 87%, हरी सेब में 92%, खरबूज में कितना होता है? 93 होता है। और सैलरी में 94% और जो सलाद होता है उनमें 95% क्या होता है? जल की मात्रा होती है। आहार के माध्यम से व्यक्ति को प्रतिदिन 1 से 1 क्वार्ट जल प्राप्त होता है। एक औसत आहार में जिसमें कि दूध भी सम्मिलित होता है लगभग 100 मिलीमीटर जलांश होता है। तो दोस्तों जो जल होता है उसमें 100 मिलीमीटर जलांश उत्पन्न होता है।